हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो आज हमारा लेक्चर है थर्ड लेक्चर, जो कि थर्ड वीक ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स को डील करता है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीक और सेकंड वीक करंट अफेयर्स को मैंने मार्च के कवर किया है। इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस होगा, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे जाइएगा, वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो जो 30 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, वो सब के सब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा कि क्या हम लोग इस वीडियो में सुधार कर सकते हैं या क्या आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि 16 से 22 मार्च के बीच में आए हुए हैं। तो सबसे पहले 16 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। नेशनल वैक्सीनेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16 ऑफ मार्च को। 18 मार्च ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च 20 मार्च को दो हम लोग दिन सेलिब्रेट करते हैं, एक है वर्ल्ड स्पैरो डे और एक है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन ही हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग इस आगे कंटेंट में देखेंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स, ओके। 21 मार्च को हम लोग सीआरपीएफ डे मनाते हैं। वर्ल्ड पोएट्री डे काफी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो 21 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किए जाते हैं। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, बिहार का स्थापना दिवस। और 22 मार्च को ही वर्ल्ड वाटर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो किस टीम ने WPL 2025 का टाइटल जीत लिया है? WPL 2025 का किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल्स को हरा के फाइनल में। तो ये सब अगर मैं बात करूं फर्स्ट इनॉग्रल सीजन की, तो उसके भी चैंपियन थे आपको मुंबई इंडियंस, और थर्ड के भी आपको चैंपियन है मुंबई इंडियंस। किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल्स को, ओके। तो मुंबई इंडियंस ने जीता है अपना सेकेंड WPL, किससे हरा करके? दिल्ली कैपिटल्स को बाय 8 रन्स। कहां पे हुआ था ये? बैराबोन स्टेडियम में हुआ था। और मुंबई इंडियंस की कैप्टन का नाम क्या है? तो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो कि हमारी इंडियन टीम की भी कैप्टन है। हरमनप्रीत कौर ने एक इंप्रेसिव नॉक किया था 66 रन्स का। तो इसके तहत क्या हुआ गया? उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला है। और जो स्कीवर ब्रंट है जो कि मुंबई इंडियंस की, उन्हें मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। और ऑरेंज कैप भी दिया गया है उन्हें। और दो तरह के कैप होते हैं आपको आईपीएल में, एक होता है ऑरेंज कैप और एक होता है पर्पल कैप। तो ऑरेंज कैप उसे मिलता है जो कि सबसे ज्यादा आपको बैट्समैन को मिलता है, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है आपको, और सबसे ज्यादा विकेट जो लेता है उसे हम लोग देते हैं पर्पल कैप। ये WPL या आईपीएल का ये एक नियम है। तो इसमें ऑरेंज कैप उसे मिला है स्कीवर ब्रंट को, और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी उन्हें ही मिला है अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए। और मैन ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर, ओके। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन चूजन एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द 10th रायसीना डायलॉग 2025? अब रायसीना की पहाड़ सबसे पहले कहां पे है? तो आपको पता होना चाहिए ये न्यू दिल्ली में है, और यहीं पे आपको राष्ट्रपति भवन भी सिचुएटेड है, ओके। नाउ इस बार चीफ गेस्ट 10th रायसीना डायलॉग के कौन है? तो वो आपको न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, वो इस बार के चीफ गेस्ट थे 10th रायसीना डायलॉग के। ये 17 मार्च को स्टार्ट हुआ आपका। और इस बार का थीम कहां क्या है उसका? तो काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, ये इस बार का थीम है आपको 10th रायसीना डायलॉग का। और सीएम कौन है दिल्ली की? क्योंकि दिल्ली की बात आई, अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुआ है दिल्ली में, तो उनकी सीएम है रेखा गुप्ता जी, ओके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली किसे अवार्ड दिया गया है? यूके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। तो आरबीआई, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या एसबीआई? तो यूके का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड
ये प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आरबीआई, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसका अवार्ड मिला है। अब रिजर्व बैंक की बात आई तो हम लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो एक्ट ऑफ 1934, दैट मीन्स आरबीआई एक्ट 1934 को आपको स्थापना, इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन। ये हिटलर हो गया है, इट्स नॉट हिटलर, इट्स हिल्टन। ओके, हिल्टन यंग कमीशन। ओके, और पहले गवर्नर कौन बने थे उस समय में? फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, उनका नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। और बात किया जाए पहले इंडियन गवर्नर का तो वो थे आपको सीडी देशमुख। और अभी प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। इससे पहले 25th गवर्नर कौन थे? तो शक्तिकांत दास। ओके, शक्तिकांत दास आपको इससे पहले आपके आरबीआई गवर्नर थे, और अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, संजय मल्होत्रा जी इसके नेक्स्ट गवर्नर बने हैं। और आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been awarded the Hockey India बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर इन मेंस कैटेगरी? तो बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड किसे दिया गया है फॉर द बेस्ट प्लेयर इन मेंस कैटेगरी? पीआर श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास या हार्दिक सिंह? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरमनप्रीत सिंह। पीआर श्रीजेश कौन है? पीआर श्रीजेश आपको गोलकीपर है हमारे इंडियन हॉकी टीम के। ओके, सो इसमें ये अगर मेल की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह, और फीमेल की बात करें तो सविता पुनिया। इनको मिला है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर इन मेंस कैटेगरी। और पेरिस ओलंपिक में हमारे जो हॉकी टीम है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आपको ये बात भी याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पीएम युवा 3.0 स्कीम। ये किसने लॉन्च किया है? टू मेंटर यंग राइटर्स। तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि अभी मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर कौन है वहां के? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है पीएम युवा 3.0 स्कीम। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो कि पीएम जो युवा 2.0 भी था आपको, वो एक इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो एनईपी 2020 में किया गया है, और टू मेंटर यंग एंड एस्पायरिंग ऑथर्स। इसमें ऐसा एम किया गया है कि हम लोग जो यंग राइटर्स है जो कि बिलो द एज ऑफ 30 है, उन्हें इंडियन लिटरेचर और ग्लोबली जितने भी आपको हैं उसमें प्रमोट किया जाए हमारे यंग राइटर्स को। तो ये स्कीम जो है पीएम युवा 3.0 स्कीम भी लाया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। वाइस चेयरमैन ऑफ टैफे, टैफे के वाइस चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्टर लक्ष्मी वेणु। टैफे का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो टैफे होता है ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। इसकी वाइस चेयरमैन अपॉइंट की गई है डॉक्टर लक्ष्मी वेणु। इनका एक्सपीरियंस जो है, वास्ट एक्सपीरियंस है फार्म मैकेनाइजेशन और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर्स में, और ये जो है ये वेरियस आपको रोल्स में रही हैं। इसके अलावा वो डायरेक्टर भी रही हैं टैफे में, और लक्ष्मी जी जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी रही हैं सुंदरम क्लेटन लिमिटेड के। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है डॉक्टर लक्ष्मी वेणु के द्वारा। ओके, नाउ डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रेट इंडिया का कितना है एज पर फरवरी 2025? तो फरवरी 2025 के अनुसार डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन क्या है? दैट डब्ल्यूपीआई स्टैंड्स फॉर होल सेल प्राइस इंडेक्स। उस तरह सीपीआई होता है आपका, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाउ तो डब्ल्यूपीआई का रेट क्या है आपको? डब्ल्यूपीआई का रेट है आपको 2.38%। ओके, 2.38% आपको इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो 2.38% रहा है। अब द इंक्रीज वाज ड्रिवन बाय हाई प्राइसेस इन फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये इंक्रीज देखा गया है क्योंकि हाई प्राइस फूड प्रोडक्ट्स का, टेक्सटाइल्स का और मैन्युफैक्चरिंग का हाई प्राइस के लिए लेके, और एडिशनली जो है डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स वो ड्रॉप किया है, और फूड इन्फ्लेशन भी ड्रॉप किया है 7.47 से 5.94% के लिए। और फ्यूल एंड पावर इंडेक्स, ये आपको जो फ्यूल है वो रोज किया है 2.12% से, और प्राइमरी आर्टिकल्स भी डिक्रीज किया है 1.75, 1.74%, और मैन्युफैक्चर्ड
प्रोडक्ट्स जो है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है ऑन दी मंथ ओवर मंथ बेसिस, दैट इज 0.42%। और FWPI जो इन्फ्लेशन है वो कितना है, तो वो है आपको 2.38%। आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द राजीव युवा विकासम स्कीम टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो राजीव युवा विकासम स्कीम ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। और तेलंगाना के आपको पता है चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ए रेवंत रेड्डी हैं। और इसका एम है टू एम्पावर अनएम्प्लॉयड यूथ, और फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया जाए उसको, जो कि अपना वो बिजनेस में यूज कर सके। और लगभग इस स्कीम को लगभग 6000 करोड़ बजट का बैकिंग है। और इसका एम है कि ये बेनिफिट करेगा 5 लाख यूथ अक्रॉस दी स्टेट। और इसमें सब्सिडी भी दिया जाएगा और साथ साथ फाइनेंशियल एड दिया जाएगा अप टू 3 लाख अलॉन्ग विद द अफोर्डेबल लोन ऑप्शन फॉर यूथ एंटरप्रेन्योर्स। तो ये आपको है राजीव युवा विकासम स्कीम। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been selected for the Nordbase Hallberg Award for the year 2025? तो नॉर्वे की तरफ से हॉलबर्ग अवार्ड दिया जाता है। ये आपको अलग अलग फील्ड मींस आपको लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, इन सब के लिए नॉर्वे के द्वारा एक हॉलबर्ग अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये अवार्ड किसे मिला गया, तो ऑप्शन नंबर 1 गायत्री चक्रवर्ती जी को अवार्ड दिया गया है नॉर्वे का हॉलबर्ग अवार्ड। इसका अवार्ड प्राइस है आपको 5.4 लाख रुपीस। और आपको बात करूं नॉर्वे के बारे में, तो नॉर्वे का कैपिटल है आपको ऑस्लो। ओके, और आपको पता है यहीं पे आपको क्या दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज भी आपको दिया जाता है। ओके, ऑस्लो में। नाउ मैं बात करूं अब कबड्डी वर्ल्ड कप की। कहां पे कबड्डी वर्ल्ड कप होने वाला है एशिया से बाहर, पहली बार एशिया से बाहर आपको कबड्डी का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। और 2025 का ये स्टार्ट हुआ है अभी। तो कहां पे हुआ है, ब्राजील, इटली, यूएसए या इंग्लैंड। तो पहली बार आपको एशिया से बाहर इंग्लैंड में खेला जा रहा है कबड्डी वर्ल्ड कप। ओके, इससे पहले 2019 में कबड्डी वर्ल्ड कप खेला गया था जो कि मलेशिया में हुआ था, और जहां पे दोनों कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में विनर रहे थे आपको इंडिया। और इसके अलावा आपको प्रो कबड्डी लीग, जो कि आपको एक आईपीएल की तरह ही है, जो कि कबड्डी का लीग है, जो इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें आपको अलग अलग टीम्स हैं, जैसे हरियाणा स्टीलर्स, पटना पायरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, अलग अलग टीम्स हैं। तो ये जो है आपको इससे पहले प्रो कबड्डी लीग हुई है 2024 में, इसमें हरियाणा स्टीलर्स ने डिफीट किया है पटना को और खिताब जीता है प्रो कबड्डी लीग का। प्रो कबड्डी की हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट प्रो कबड्डी लीग के जो विनर थे वो थे आपको जयपुर पिंक पैंथर्स। ओके, और उसके अलावा जो सबसे मोस्ट नंबर ऑफ टाइम सबसे सक्सेसफुल टीम है वो है आपको पटना पायरेट्स जो हैं वो सबसे आपको सक्सेसफुल टीम है इन द हिस्ट्री ऑफ प्रो कबड्डी लीग। और इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी सबसे सक्सेसफुल टीम है आपको इंडिया। ओके, नाउ अब बात करता हूं मैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है अपॉइंटमेंट का। किसे बनाया गया है सीईओ ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसेंटली। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, गणपति सुब्रमण्यम, अतुल कुमार गोयल या अंजू राठी राणा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन जी को अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो नए नए सीईओ बने हैं, नए नए हेड बने हैं अलग अलग जगह के, उसे मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसरो के हेड, जो कि है वी नारायण। ओके, इसरो के हेड कौन है आपको, वी नारायण जी। आरबीआई गवर्नेंस में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पहले भी आपको बताया है आरबीआई गवर्नर के बारे में, जो कि कौन है, संजय मल्होत्रा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसे ध्यान रखना है आपको, ये हैं आपको ज्ञानेश कुमार, नया अपॉइंटमेंट है। इससे पहले ईसीआई जो थे आपको वो थे आपको राजीव कुमार। ओके, राजीव कुमार जी आपको थे इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया। सीजीआई कौन बन गए हैं, संजीव खन्ना जी बन गए हैं। इससे पहले कौन थे आपको पता है, डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ आपको कौन थे, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सीजीआई की बात करें तो ये कितने नंबर के हैं, तो 51st
आपको 51st नंबर के आपको बन गए हैं संजीव खन्ना, और डीवाई चंचूर जो थे वो 50वें नंबर के 50th नंबर के थे। ओके, अब और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है आपको, तो ये बने हैं संजय मूर्ति। संजय मूर्ति जी बने थे। इससे पहले CAG आपको GC मुर्मू, ठीक है, GC मुर्मू जी थे, और अब बन चुके हैं संजय मूर्ति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको अपॉइंटमेंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city police force has launched the शिष्टाचार squad to combat eve teasing? eve teasing मामलों को रोकने के लिए एक लॉन्च किया गया है पुलिस फोर्स के द्वारा शिष्टाचार स्क्वाड। तो ये कहां किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। ओके, सॉरी। अब दिल्ली पुलिस ने इंट्रोड्यूस किया है शिष्टाचार स्क्वाड, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जाएगा, और इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए काफी स्ट्रेंथन किया गया है पब्लिक स्पेसेस में, और स्पेशलाइज्ड टीम आपको डिजाइन किया गया है। जो भी आपको हैरेसमेंट केसेस होते हैं, जो कि रेगुलर पेट्रोलिंग से, कोर्ट सर्वेलेंस से और कोलैबोरेशन से पब्लिक का, इसे इफेक्टिवली इस पे काम किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव जो होता है वो फोकस करता है कि प्रिवेंशन किया जाए, इंटरवेंशन किया जाए और विक्टिम असिस्टेंट दिया जाए, जो कि एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रदान करे, किसके लिए, वुमेन के लिए, आपके कैपिटल सिटी में। आपको मैंने बताया कि सीएम कौन है आपको, तो रेखा गुप्ता जी जो है आपको सीएम है, कहां की, आपको दिल्ली की। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको न्यूज में रहा है। तो सुनीता विलियम्स जो है वापस आ गई हैं आपको 9 महीने रह करके स्पेस में। सुनीता विलियम्स के साथ बुच विलमोर भी गए थे, वो भी वापस आए हैं अर्थ में क्रू 9 कैप्सूल में 9 महीने के में वहां स्टे करके। तो ये जो आपको मिशन है, ये एक्चुअली में ये किससे रिलेटेड है, ये कैप्सूल जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पेस एक्स। तो आपको पता है स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है, तो स्पेस एक्स के फाउंडर आपको हैं इलॉन मस्क। और मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था या चैटबॉट, इसका नाम है ग्रॉक, और इसके बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि आप देख सकते हो। ओके, तो स्पेस एक्स है। इसके अलावा इलॉन मस्क जो है वो टेस्ला कंपनी के भी ओनर हैं। ओके, तो स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन से ही आपको सुनीता विलियम्स और बच विलमोर वापस लौटे हैं इंडिया, आपको स्पेस से 9 महीने बाद। ये लगभग आपको 9 महीने 14 डेज का आपको स्टे था आपके स्पेस में। ओके, नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टडी ऑफ द यूएस थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। तो फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच ये आपको यूएसए का थिंक टैंक है। तो इसके अनुसार इंडिया का पोजीशन किस नंबर पे है, तो इंडिया का पोजीशन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24th पोजीशन पे इंडिया है, और टोटल 33 कंट्रीज है, मींस इंडिया का पोजीशन जो है वो 24 आउट ऑफ 33 है। और नंबर 1 पे आपको है नॉर्वे, इसका अभी तो बात किया हमने, इसका कैपिटल क्या था, ऑस्लो। ओके, और नॉर्वे को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नॉर्वे को आपको बता दो, नॉर्वे को क्या बोलते हैं हम लोग, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी हम लोग नॉर्वे को कहते हैं। तो 24th पोजीशन पे हम लोग हैं फ्री स्पीच के मामले में, 33 कंट्री का ये सर्वे था इसमें। और नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे आपको नॉर्वे है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे आर्टिकल में दिया हुआ है पॉलिटी के अनुसार, तो किस आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र किया गया है, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025। तो एशियन फिल्म अवार्ड में सबसे बेस्ट मूवी किसे नियुक्त किया गया है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, लापता लेडीज, भूल भुलैया 3 या आर्टिकल 370। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल वी इमेजिन एज लाइट। एक काफी इंटरेस्टिंग मूवी पायल कपाड़िया के द्वारा बनाया गया है। और ये जो ये एशियन अवार्ड फिल्म अवार्ड था, ये कितने नंबर का था, तो ये याद रखना है आपको 18th एशियन फिल्म अवार्ड था, हांगकांग में जो हो रहा है। ठीक है, और इसमें ऑल वी इमेजिन एज लाइट पायल कपाड़िया के द्वारा जो मूवी बनाई गई है उसे मिला है बेस्ट मूवी का अवार्ड। इससे पहले हम लोग डिस्कस किया था ऑस्कर के बारे में, तो ऑस्कर में आपको बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला है, अनोरा को। ओके, और आईफा अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला है,
तो लापता लेडीज को। और आईफा अवार्ड में आपको बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, याद रखिएगा, तो ये है आपको कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को आईफा अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट एक्टर इन द मूवी भूल भुलैया 3। ओके, तो मैस्कॉट कौन सा है, तो खेलो इंडिया पारा गेम्स होने वाला है 2025, उसका मैस्कॉट जो है वो है उज्ज्वला। तो उज्ज्वला को लॉन्च किया गया है, ये क्या चीज है, ये किससे रिलेटेड है, स्पैरो, लेपर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन या नीलगाय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पैरो। तो आपको उज्ज्वला क्या है, उज्ज्वला आपको एक स्पैरो है। लॉन्च किया गया है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। ये आपको खेलो इंडिया पारा गेम्स, जहां पे पैरा एथलीट्स आपको पार्ट लेंगे। इसका टैगलाइन क्या है, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स। चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स इसका टैगलाइन है। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जो कि आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख प्लस जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। जिसका विनर कौन है, तो जिसके विनर थे आर्मी। ओके, और सेकंड पोजीशन पे कौन था, तो सेकंड पोजीशन पे आपको हिमाचल प्रदेश थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज पार्टनरिंग विद द इंडिया फॉर द वरुण। तो ये एक्सरसाइजेस आपको एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस जो कि आपको ध्यान रखना है। तो वरुण 2025 जो नेवल एक्सरसाइज है वो किसके बीच में है, तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में आपको वरुण एक्सरसाइज किया गया है। ओके, आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों के साथ आपको कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो आपको मैं बता दूं मालाबार। और ये तीनों जो हैं इंडिया के साथ किसके मेंबर हैं, तो क्वाड के मेंबर है, जो कि मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो वरुण एक्सरसाइज जो है वो फ्रांस, मैंने बताया आपको, ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जो कि उसके मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए है। और ये 23rd एडिशन था इसका, जो कि 2001 से लगातार चलते आ रहा है आपको वरुण एक्सरसाइज। ओके, और ये जो है ये एक फ्री, ओपन और सिक्योर मैरीटाइम एनवायरनमेंट के लिए कमिटमेंट करता है, कहां पे, इंडो पैसिफिक रीजन में। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड बाय मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया के द्वारा किसे नॉमिनेट किया गया है फॉर फिट इंडिया आइकन। फिट इंडिया आइकन के रूप में आपको किसे नॉमिनेट किया गया है, मैंने आपको बताया मनसुख मांडविया जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। जसप्रीत बुमराह, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार या विराट कोहली। तो फिट इंडिया में आपको लगेगा अक्षय कुमार हो सकता है इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या है, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जी को आपको बनाया गया है फिट इंडिया आइकन बाय मनसुख मांडविया। ओके, रिसेंटली आरबीआई ने साइन किया है एक एग्रीमेंट, किसके लिए, टू प्रमोट ट्रेड इन दी लोकल करेंसीज। एक कंट्री के साथ, दो कंट्री मींस आरबीआई और एक और कंट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि वो ट्रेड करेंगे किसमें, लोकल करेंसीज में, आपको अपने अपने करेंसी में वो ट्रेड करने वाले हैं। तो ये जो है ये किसके साथ एग्रीमेंट है, तो ये एग्रीमेंट हमारे पड़ोसी देश जो कि है मॉरिशस। ओके, मॉरिशस के साथ किया गया है हमारा एग्रीमेंट आरबीआई का। तो मॉरिशस है, तो मॉरिशस के बारे में बताया जाए तो मॉरिशस कैपिटल क्या है आपको, पोर्ट लुई है। वहां के प्राइम मिनिस्टर नवीन राम गुलम है और करेंसी है आपको रुपीस। और अभी हाल ही में मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि हाल ही में आपको मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। उसके अलावा आरबीआई के बारे में मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन पहले के क्वेश्चन में दे दिया, फिर से बता दूं आपको, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा आपको इसका गठन हुआ था 1935 1 अप्रैल में। ओके, उसके अलावा मैंने आपको इंफॉर्मेशन पहले ही दे दिया है पहले के क्वेश्चन में। नाउ 20th क्वेश्चन, पीएस रमन का बुक लियो दी अनटोल्ड स्टोरी, लियो दी अनटोल्ड स्टोरी जो है रिसेंटली न्यूज में रहा है, वो किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपको ऑप्शन नंबर ए, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स से आपको रिलेटेड है। कौन सा, लियो दी अनटोल्ड स्टोरी। ओके, अगर मैं बात करूं आईपीएल के हिस्ट्री की, तो आईपीएल स्टार्ट हुआ था आपको 2008 से। तो 2008 में पहली बार जो इनॉग्रल चैंपियन रही है वो रही है आपको राजस्थान रॉयल्स। ओके, राजस्थान रॉयल्स जो है आपको चैंपियन रही है 2008 में। उसके बाद आपको डेक्कन चार्जर्स रही थी। सबसे सक्सेसफुल जो है वो है सीएसके और मुंबई, दोनों ने 5-5 बार आपको चैंपियंस
ये टीम रह चुकी हैं। इस बार 18 सीजन है आईपीएल का, 18 सीजन इस बार चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है आपको 22 मार्च से, 22 मार्च से आपको स्टार्ट हो गया इसका 18वां सीजन। और पिछले बार का अगर चैंपियन की बात करें तो 17 सीजन के जो चैंपियन थे वो कौन थे आपको, तो केकेआर, दैट इज कोलकाता नाइट राइडर्स। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ईडी किसे अपॉइंट किया गया है, आरबीआई का। तो आरबीआई काफी क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो ईडी इस बार अपॉइंट किया गया है आपको इंद्रनील भट्टाचार्य जी को। ओके, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास और उर्जित पटेल, ये तीनों आपको प्रीवियसली आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। इंद्रनील भट्टाचार्य को आपको अपॉइंट किया गया एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मार्च 19 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इस न्यू रोल में वो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च डीईपीआर को हेड करेंगे, और जो कि क्रूशियल रोल होगा उनका मॉनेटरी पॉलिसी को शेप करने के लिए। और भट्टाचार्य जी को इनको लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और बैंकिंग रेगुलेशंस को देखने में, और ये काफी बड़े फिगर हैं आपको आरबीआई के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, इंद्रनील भट्टाचार्य। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बताया आपको हैप्पीनेस डे दैट इज ऑन 21 ऑफ अप्रैल, ओके सॉरी मार्च। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन में आपको जो है इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज हुआ है। लगातार 8वीं बार कंटिन्यूअसली आपको कौन सा देश जो है सबसे हैप्पीएस्ट देश बन गया है, तो इसका आंसर है आपको, मैं बात करूं स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब आपको क्या है, ये सब आपको है नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, डेनमार्क को भी बात किया जाए तो हम लोग बात करते हैं ये क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ओके, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, और ये सभी के सभी जो कंट्रीज, और ये तीनों जो हैं, खासकर ये और ये तीनों जो हैं आपको नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं। तो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमेशा टॉप पे आपको रहते हैं। तो और इसमें भी टॉप पे कौन है आपको, फिनलैंड। फिनलैंड जो है लगातार आपको 8वीं बार आपको क्या बन गया है, वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट देश बन चुका है। और इंडिया का रैंकिंग इसमें क्या है, तो इंडिया का रैंकिंग है आपको 118 आउट ऑफ 147 कंट्रीज। तो इंडिया का रैंकिंग है 118 आउट ऑफ 147 कंट्रीज, जो कि एक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि इससे पहले 2024 में उनका रैंकिंग था 126। ओके, और इसमें लास्ट कौन है हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो 147 पे है आपको अफगानिस्तान। अब आश्चर्य की बात क्या है, आश्चर्य की बात यह है कि इस पे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, 92 पे आपको नेपाल है, 92 नंबर पे आपको क्या है, नेपाल का रैंकिंग है। तो ये काफी खुशहाल देश है, तो जो कि सही है। अब 109 नंबर रैंकिंग पे हमारे से भी आगे, 118 से आगे 9 रैंक आगे आपको पाकिस्तान का रैंक है, जहां पे आपको हंगर से काफी प्रॉब्लम है, जहां पे आटा नहीं मिल रहा है, वहां का लोग ज्यादा खुश हैं इंडिया से। तो ये इस तरह के जो काफी रिपोर्ट्स होते हैं ना, ये एक तरह से बायस रिपोर्ट्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को आप अगर बोल रहे हो हैप्पी कंट्री में, तो ये तो गलत है कि नहीं। लेकिन फिर भी कोई टिप्पणी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज नाउ इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस अकॉर्डिंग टू आरबीआई सर्वे। आरबीआई सर्वे के अनुसार आपको सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है हमारे कंट्री का रेमिटेंसेस का। तो रेमिटांस जो होता है इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले दूसरे देश में जो इंडियंस रहते हैं, दैट मीन्स एनआरआईज, वो अपने देश को पैसे भेजते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेमिटांसेस। ओके, तो सबसे ज्यादा कहां पे है, तो इसका आंसर है आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा सबसे ज्यादा रेमिटांस भेजा गया है। रेमिटांस सर्वे 2023-24 के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स ने ओवरटेक किया है यूएई को एज इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटांस। यूएसए कंट्रीब्यूट करता है 27.7%, जो कि यूएई कंट्रीब्यूशन है 19.2%। तो ये दो देश यूएई और यूएसए, इन दोनों से सबसे ज्यादा आपको रेमिटेंसेस आते हैं आपको कंट्री में। और ये शिफ्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो स्किल प्रोफेशनल है वो माइग्रेट करते हैं आपको यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ में कंट्रीज में, और उस वहां क्या कुछ आपको पैसे इंडिया भेजते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रेमिटांसेस। ओके, नाउ मूविंग टू 24th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका अवार्ड, ये जो है न्यूज में रहा है, ये किससे रिलेटेड है,
तो ये जो अवार्ड है जर्नलिज्म का अवार्ड है। ये किसका अवार्ड है? जर्नलिज्म का अवार्ड है। ज्यादा आपको जानना नहीं है इसके बारे में, बस इतना जानना है कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये आपको रिलेटेड है जर्नलिज्म से। ओके, नाउ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बन चुकी है आईओसी की? दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रिस्टी कोवेंट्री। ओके, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, जिसका गठन हुआ था 23 जून 1894 को, और इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है? लाउसेने, स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर्स है। उसी तरह से बात करूं मैं तो जैसे कि आईसीजे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका कहां पे है? तो हेग, आपको हेग नीदरलैंड्स में है। ओके, इसके अलावा आईएलओ, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहां पे है? तो जेनेवा में है। कॉमनवेल्थ का कहां पे है हेडक्वार्टर्स? कॉमनवेल्थ का आपको हेडक्वार्टर्स है आपको लंदन में। उस तरह से आप मुझे एक बताओगे आंसर कमेंट सेक्शन में। यूनेस्को और यूनिसेफ, इन दोनों का जो आपका हेडक्वार्टर्स है वो कहां कहां पे? अलग अलग देश पे है। बताऊं आपको इन दोनों का हेडक्वार्टर्स कहां पे है, आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है। ओके, नेक्स्ट, माउंट लेवटोबी लाकी लाकी, ये एक वॉल्केनो जो है जो कि रिसेंटली इरप्ट हुआ है, ये किससे रिलेटेड है? रसिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया का जो वॉल्केनो है लियोटाबी लाकी लाकी वॉल्केनो, इसको याद रखिएगा आप। ये जो है एक बहुत ही विस्फोट हुआ है, बड़ा विस्फोट हुआ है इस वॉल्केनो में अभी रिसेंटली, इस मार्च महीने में, इंडोनेशिया का। तो इसे आपको ध्यान रखना है इस वॉल्केनो को। अब कुछ वॉल्केनो जो इंडोनेशिया में है, उसका आंसर है मेरापी, सिनाबुंग, कराकाटोआ। ये 3 वॉल्केनो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि आपको वॉल्केनो हैं जो कि एरप्ट करते हैं, एक्टिव वॉल्केनो के कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा इंडिया में अगर बात किया जाए तो इंडिया में कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है, कहां पे है? तो वो है आपको बैरन आइलैंड पे। कहां पे है? आपको बैरन आइलैंड में है आपको इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस वॉल्केनो है जो कि आपको इक्वाडोर में है। कहां पे है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में कौन सा है? कोटोपैक्सी। ओके, कोटोपैक्सी और चिम्बराजो है। ठीक है, ये 2 आपको नाम याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपको वॉल्केनोज हैं। ओके, और अगर यहां जापान की बात किया जाए, जापान में कौन सा वॉल्केनो है? तो माउंट फूजियामा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको है कहां पे? जापान में है। उसके अलावा आपको और भी बहुत सारे वॉल्केनो जैसे माउंट वेसुवियस जो इटली में आपको मिलता है। तो कुछ कुछ वॉल्केनो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो बुक है मार्च टू ग्लोरी। अभी एक बुक लॉन्च किया गया है मार्च टू ग्लोरी, ये वर्ल्ड कप विक्ट्री पे बेस है। तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये मार्च टू ग्लोरी बुक, मार्च ऑफ ग्लोरी बुक, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या टेबल टेनिस? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हॉकी। 1975 हॉकी वर्ल्ड कप, जहां पे इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को। तो ये एक काफी बड़ा मोमेंट था इंडिया के लिए और आपको वर्ल्ड कप जीता था। तो ये जो है ये जो बुक है आपको मार्च ऑफ ग्लोरी, ये इसी पे बेस है। ये बुक को ऑथर किया गया है के अरुमुगम के द्वारा और जर्नलिस्ट एरोल डी क्रूज के द्वारा। तो अभी रिसेंटली आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी 2000 आपको 25 हुई, जिसमें कौन विनर थे? तो इंडिया विनर थे। किसे हरा करके इंडिया ने किसे हराया? तो न्यूजीलैंड को डिफीट किया और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। उससे पहले इंडिया जो अभी रिसेंटली आपको T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है। ठीक है, तो इसके विनर भी कौन थे? इंडिया। किसे हरा करके? तो ये किसको हराया था? तो ये हराया था आपको साउथ अफ्रीका को हरा करके बने थे T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। और अब 2027 में जो होने वाला है वो क्या है? आपको वर्ल्ड कप। अब देखते हैं क्या इंडिया इसे भी जीत पाता है कि नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कौन सा बैंक जो है एस फीचर लाया है फॉर स्मार्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, उतना ध्यान नहीं देना है इसमें। इसका आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उन्होंने लॉन्च किया है एस फीचर ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप, जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए कस्टमर को असिस्ट करेगा। और इस फीचर में आपको ऑफर किया जाता है कि आप 2500 से ऊपर म्यूचुअल फंड को एसेस कर सकते हो, और उसमें आपको डिटेल इसकी इंफॉर्मेशन होगी, किस तरह का आपका कैटेगरी होगा, क्या आपका परफॉर्मेंस होगा, किस तरह से रेटिंग्स है उसकी, हर एक चीज में आपको
जानकारी मिलेगा। तो यह है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से एस फीचर। ठीक है, नेक्स्ट, अभी किस कंट्री ने $1 मिलियन का वर्थ का मशीनरी भेजा है सुरीनेम को सपोर्ट करने के लिए, पैशन फ्रूट इंडस्ट्री को, उसके फ्रूट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए? तो इसका आंसर हमारा देश भारत। भारत ने सुरीनेम को लगभग $1 मिलियन वर्थ के आपको मशीनरी को भेजा है, जो कि बूस्ट करेगा उनके पैशन मींस फ्रूट इंडस्ट्री को एक डेवलपमेंट के रूप में, एक रिलेशन जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है उसको बेटर करने के लिए। किसके बीच में? इंडिया और सुरीनेम के बीच में। ये जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का एक काफी बड़ा स्टेप होगा इंडिया की तरफ से, अलग अलग कंट्रीज को वो बेनिफिट करता है। सुरीनेम एक ऐसा कंट्री है जो कि आपको साउथ अमेरिका में लोकेटेड है सुरीनेम, और इसका बेनिफिट इंडिया को बेनिफिट करेगा अपने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, जो कि इंडिया के तरफ से आपको एक एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी मदद आपको बोली जा सकती है सुरीनेम के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द चैलेंज लॉन्च बाय मेटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ड्रोन फेडरेशन इंडिया का, जो कि ड्रोन इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, एक चैलेंज को इनहेंस करने के लिए ये आपको रखा गया है मेटी और ड्रोन फेडरेशन इंडिया के द्वारा। तो ये कौन सा है? तो इसका आंसर है स्वयान, ड्रोन ट्रैक, स्काई रीच या नीडर। तो इसका आंसर है नीडार। ठीक है, फुल फॉर्म है नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। नीडार इसे लॉन्च किया गया है मेटी के द्वारा और ड्रोन फेडरेशन इंडिया के द्वारा अंडर स्वयान इनिशिएटिव, और ये जो है इंडिया के कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा ऑन दी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। और आपको पता है ग्लोबल, अगर हम लोग इससे यूएस के द्वारा हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन जैसे कि एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ केयर में काफी अच्छा स्टेप उठा सकते हैं ड्यू टू ड्रोन। ओके, और नीडार जो है एक पार्ट है इंडिया का गोल, जिसमें इंडिया बोला गया है कि इंडिया ग्लोबल ड्रोन हब बनेगा 2030 तक, प्रमोट करेगा इनोवेशन को और रिसर्च को इन ड्रोन इंडस्ट्रीज। तो अगर मैं बात करूं मेटी की, तो मेटी के अभी मिनिस्टर कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो हैं वो मेटी के मिनिस्टर हैं। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं काफी डिटेल में, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।